चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं फंगस की। फंगस जो होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखिए, जो फंगस है, फंजाई, किंगडम फंजाई जो है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? किंगडम फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। सबसे पहले तो फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और जो आदमी स्टडी कर रहा होता है या जो पर्सन स्टडी कर रहा है उसे कहेंगे हम माइकोलॉजिस्ट। ठीक, तो फंजाई की स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी, और जो पर्सन इसकी स्टडी कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजिस्ट। अब सबसे पहले तो फंजाई के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लें कुछ टेक्निकल टर्म्स, जैसे फादर ऑफ माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी। अरे सर, यस सर ब्लर आ रहा है। हाँ, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी है पी एंटोनियो माइकली या मिशेल। ठीक है, पी एंटोनियो मिशेल जो है ये फादर ऑफ माइकोलॉजी है, और इन्होंने एक बुक लिखी। बुक का नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा। तो पी एंटोनियो मिशेल की बुक का नाम क्या था? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। ये कौन थे? फादर ऑफ माइकोलॉजी। क्लियर है? तो फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन हो गए? पी एंटोनियो मिशेल, जिन्होंने बुक लिखी। पी एंटोनियो मिशेल ने बुक कौन सी लिखी? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद अगले साइंटिस्ट का नाम है E.J. बटलर। E.J. बटलर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। भैया, अगर इंडियन माइकोलॉजी की बात आए तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है E.J. बटलर। याद रखिएगा, ये फादर ऑफ माइकोलॉजी है पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन अगर इंडियन की बात आती है तो E.J. बटलर का नाम आता है। ठीक, E.J. बटलर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। क्लियर? और इन्होंने पूसा इंस्टीट्यूट बिहार में अपनी पढ़ाई करी। इसके बाद आते हैं एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी जो थे, इन्होंने क्या करा? ये अगर कहा जाए फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, अगर बात करी जाए फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो एंटोन डी बेरी आते हैं। और इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी जो बुक लिखी इन्होंने लिख दी। ठीक, क्लियर है? तो यहां तक आपका कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट, जिससे क्वेश्चंस कभी कभार सीधे सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? पी एंटोनियो मिशेल। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? E.J. बटलर। अगर मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करी जाए, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो एंटोन डी बेरी। मिशेल ने जो बुक लिखी उसका नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा। एंटोन डी बेरी ने जो बुक लिखी उसका नाम था प्लांट पैथोलॉजी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो यहां तक आपको कुछ स्टडी आपको पता चले कि भैया माइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें यहां पे हो गई साइंटिस्ट की। अब फंगस की बात करेंगे कि फंगस क्या होता है, कैसा होता है और कैसे क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन देखेंगे अभी, पहले हम फंगस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फंगस होता है, बेसिकली फंगस जो है, इसको अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो देखिए, जब हम लोग सीपीएमटी वगैरह की बात करते थे तो ओस्टवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा चलता था सीपीएमटी वगैरह में। यानी कि आज से करीब करीब 8 साल पहले या 9 साल पहले की बात है, तो ओस्टवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन बहुत चलता था। उसमें इन्होंने, और बेसिकली इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कई फाइलम्स बना दिए थे, उसमें रखी थी इन्होंने चीजों को। तो 8th, 9th और 10th फाइलम में थैलोफाइटा वो होते हैं जिसमें रूट, स्टेम और लीफ में डिवीजन नहीं होता है। यानी कि रूट, स्टेम और लीफ पता नहीं चले, कोई अगर प्लांट है तो उसको पहचान नहीं पाओगे कि वो रूट है, वो स्टेम है या लीफ है। ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? थैलोफाइटा कहेंगे। तो इन्होंने थैलोफाइटा के फाइलम 8th, 9th और 10th में रख दिया किसको? फंजाई को। ठीक, अब बेसिकली थैलोफाइटा में इसको रखा गया है। फंजाई को किसमें रखा गया है? थैलोफाइटा में। क्लियर है? तो ये थैलस लाइक बॉडी है। थैलस लाइक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है।
मान लीजिए ये एक बॉडी है, अब इसमें इन्होंने कह दिया कि बताओ भाई रूट कहाँ है, तो तुम कहीं रूट नहीं बता सकते, लीफ कहाँ है बता नहीं सकते, स्टेम कहाँ है बता नहीं सकते। ऐसे ही अगर ईस्ट है, ईस्ट तुमने देखा होगा, फंगस का एक बहुत बेसिक एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट तुमने देखा होगा। तो ईस्ट जो होता है उसका कहां सर पैर है कुछ नहीं पता चलता, वो तो सिंपल एक यूनिसेलुलर बॉडी है। तो फंजाई जो होता है बेसिकली वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। और फंगस की एक छोटी सी बात आपको बताएं, क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा है। 2 किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हेकेल ने दिया था, कोपलैंड ने दिया, कार्ल वूज ने दिया और विटेकर ने दिया, ठीक। तो 2 किंगडम सिस्टम में 2 किंगडम्स रखे जाते हैं, किंगडम मोनेरा, सॉरी प्लांटी और एनिमेलिया, ये 2 किंगडम सिस्टम होता था। इसके बाद प्रोटिस्टा या मोनेरा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 3 किंगडम सिस्टम हो गया। उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 4 किंगडम सिस्टम हो गया। फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम सिस्टम हो गया। और ये 5 किंगडम सिस्टम ही हमारा एनसीईआरटी में लिखा है, आर.एच. विटेकर ने दिया था, यही किंगडम सब चल रहा है, यही किंगडम सिस्टम पूरा हम लोग चला रहे हैं एनसीईआरटी में 11th और 12th में, ठीक है। तो अगर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की बात, तो किंगडम फंजाई जो है वो अलग रखा गया। क्यों किंगडम फंजाई को, देखिए क्या हुआ, सबसे पहले प्लांट और एनिमल 2 किंगडम बांटे गए। उन्होंने कहा भाई ऐसा है 2 किंगडम तो हमने बांट लिए, अब ऐसा करते हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं वो प्लांट और एनिमल के प्रोकैरियोटिक उठा के मोनेरा में रख दो सारे के सारे। तो इन्होंने एक नया किंगडम बनाया मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोट एनिमल रख दिए गए। इसके बाद इन्होंने कहा कि साहब मजा नहीं आ रहा है, प्रोकैरियोट अगर यूनिसेलुलर है तो मोनेरा में रख दिए, प्रोकैरियोट मल्टीसेलुलर है तो भी मोनेरा में रख दिए, लेकिन अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ जाए तो उन्हें कहां रखेंगे। उन्होंने कहा भाई एक प्रोटिस्टा बना लो, अलग प्रोटिस्टा में रखेंगे। इसके बाद अगर कहा जाए कि भाई अब प्रोटिस्टा में रख लिए, देखिए तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट और प्लांटी और एनिमेलिया, एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई नहीं आया, प्लांटी और एनिमेलिया। अब उन्होंने कहा ऐसे प्लांट्स, कैसे प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें अपना खाना बनाने की पावर नहीं है, यानी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उन प्लांट्स को उठा के अलग रख दो और उनकी सेल वॉल किसकी बनी हो, काइटिन की। तो फंजाई किंगडम में हेट्रोट्रॉप्स आते हैं, फंजाई किंगडम में कैसे आते हैं ऑर्गेनिजम्स, हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं। तो बेसिकली ये प्लांट से बड़ा रिलेट करता है, ठीक है। सारी चीजें लगभग प्लांट के जैसी होती हैं, लगभग, लेकिन सारी नहीं होती। लेकिन जैसे सेल वॉल होती है, इसमें भी सेल वॉल है, प्लांट में भी सेल वॉल है, लेकिन फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज या फंगल, सॉरी काइटिन या फंगल सेल्यूलोज की, ठीक। अभी बताने जा रहे हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, पहले ये समझ लीजिए कि फंगस कहां पे पोजीशन है। तो किंगडम 5 किंगडम का जो सिस्टम है उसमें हमने फंजाई किंगडम में चल रहे हैं और उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो फंगस कौन होते हैं, फंगस होते हैं मल्टीसेलुलर, इन जनरल मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये पॉजेस कर रहे हैं। ये फंगस की जनरल बात समझ लीजिए। 5 किंगडम सिस्टम जब आप पढ़ेंगे पूरा तो वहां पे आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल 5 किंगडम में फंगस के बारे में हमने आपको कुछ थोड़ी सी बात बता दी। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो 1-2 जनरल बातें तो यहां हम लिख सकते हैं, जैसे कैसे हैं ये हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर, ईस्ट और 1-2 और हैं वो यूनिसेलुलर हो गए। इन जनरल मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है ईस्ट, भैया ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। इसके अलावा सिंकाइट्रियम एक और आता है एग्जांपल, सिंकाइट्रियम, ये भी यूनिसेलुलर है, याद रखिएगा सिंकाइट्रियम, ठीक। होलोकार्पिक टाइप का होता है सिंकाइट्रियम, ये यूनिसेलुलर है, तो ये भी लिख लीजिएगा साथ ही साथ। अब बात कर रहे हैं अगर ये यूनिसेलुलर के हो गए, अब ये तो सिर्फ एक्सेप्शन है, आगे और भी नाम और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मल्टीसेलुलर हो गए, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की या फंगल सेल्यूलोज की,
या बोथ, या तो बनी होगी काइटिन की या फंगल सेलुलोज की या दोनों की। इसमें से आपको जो मेन समझना है वो है काइटिन का स्ट्रक्चर। काइटिन किस चीज का बना होता है? काइटिन बेसिकली बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। याद रखिएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का ये एक पॉलीमर है। काइटिन क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का एक पॉलीमर है। अब ये बात आती है भाई, ये होमोपॉलीमर है या हेटेरोपॉलीमर है? पॉलीमर का मतलब होता है कि जिसकी कई चेन्स हो, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन 1, फिर 2, फिर 3, ये 4, ये 5, ऐसे सब जुड़ते चले जा रहे हैं, तो ये पूरा एक जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम काइटिन बोल देंगे। अब ये बताइए, पॉलीमर दो तरीके के, होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर वो होते हैं जिसमें एक सी ही सब यूनिट्स होती हैं, और हेटेरोपॉलीमर वो होते हैं जिसमें अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं। तो ये होमोपॉलीमर है कि हेटेरो? तो आपको दिख रहा है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की ही यूनिट है, सब एक सी ही यूनिट है, सो इट इज होमोपॉलीमर। तो ये क्या है बेटा? होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्लियर है? तो ये हमने इसका जनरल कुछ बातें कर ली कि भैया ये जनरल बातें हो गई। अब काइटिन का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखें तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सी होता है, एच होता है, एन होता है और ओ होता है। सी होता है, एच होता है, एन होता है और ओ होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होंगे इसमें। ठीक, कार्बन 22 होते हैं, ये 54 होते हैं, ये 4 होते हैं और ये 21 होते हैं। ऐसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के पॉलीमर होता है, ये एन टाइम्स ये बढ़ता चला जा रहा होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया इसका क्या होता है फॉर्मूला फंगल काइटिन का। तो ये जो फंगस की काइटिन है, याद रखिएगा आपको, ये जो फंगस की काइटिन है, इसको यहां से मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा साफ कर दें इसको। ये जो फंगस की काइटिन है, आपको एक बात और बता दें, इंसेक्ट का भी आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर काइटिन का ही बना होता है। इंसेक्ट जो होता है उसका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं ये फंगस की काइटिन है। ये काइटिन और वो काइटिन दोनों डिफरेंट होती हैं, नाम एक ही होते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनके अलग अलग होते हैं। तो ये फंगस की काइटिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही। ठीक, क्लियर है? तो सेल वॉल इसकी या तो काइटिन की बनी होगी या फंगल सेलुलोज की बनी होगी या दोनों की बनी हो सकती है अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी क्लासिफाई करेंगे और फिर उसमें देखते चलेंगे आगे आगे, एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी स्टडी करेंगे। हम लोगों को टाइप स्टडी भी तो करना है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन यहां फिलहाल जनरल बातें कर रहे हैं फंगस की। तो इतना लिख लिया आपने। अब थोड़े इसके स्ट्रक्चर के बारे में चलते हैं कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता होगा। बेसिकली फंगस जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, और ये एक फिलामेंट के बने होते हैं। मान लीजिए ये एक फिलामेंट है, इसे कहते हैं, इनकी प्लांट बॉडी, जो फंगस की बॉडी होती है वो छोटे छोटे फिलामेंट्स से मिलकर बनी होती है। ये फिलामेंट हो गया, फिर ये एक फिलामेंट हो गया और ये एक फिलामेंट हो गया। तो ये फिलामेंट्स से मिलकर बनी होती है फंगस की बॉडी। इन फिलामेंट्स को कहते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं बेटा? हाइफी। ठीक, तो फंगस का बेसिक जो एक फिलामेंट है उसे क्या कह रहे हैं? हाइफी। और ऐसे ऐसे बहुत सारे हाइफी एक दूसरे से मिलके एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो स्ट्रक्चर आपको फंगस का दिखता है, लाइक आपको मशरूम जो दिख रहा है, वो बेसिकली मशरूम जो है वो छोटे 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 हाइफीज का पूरा एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को कह देते हैं हम माइसीलियम। ठीक, तो फंगस के जो हाइफीज हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? माइसीलियम बना रहे हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक? ये फंगस का जो माइसीलियम है यही पूरी फंगस की एक बॉडी पूरी बना देता है। माइसीलियम जो है वही पूरी बॉडी फंगस की बना देता है। ठीक, अब माइसीलियम जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इनके मॉडिफिकेशंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। माइसीलियम के मॉडिफिकेशंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो फंगस के माइसीलियम, देखिए हमने आपको बताया कि जो हाइफी है, ये हाइफी थे। हाइफीज का जो बंच है, ये पूरा बंच जो है, ग्रुप है, उसे हम माइसीलियम बोल रहे हैं। ये माइसीलियम कई टाइप का हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम हाइफी के बारे में जानेंगे।
हाइफी जो होते हैं, हाइफी, एक हाइफी कुछ इस तरीके से है, अपना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बड़ा सा। अब इसमें बीच में सेल्स होंगी। अगर सेल्स के बीच में कोई सेप्टा यानी पार्टीशन नहीं है तो ए सेप्टेट, अगर पार्टीशन नहीं है तो कैसा हो जाएगा ये ए सेप्टेट। समझ में आई बात? और अगर बीच में कोई पार्टीशन हो जाए तो उसे क्या कह देंगे हम, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, सेप्टेट। भैया पार्टीशन अगर हो गया तो भैया ये हो गया सेप्टेट, बोलो। यस सर। ठीक, यस सर। अब हमने कहा अगर ए सेप्टेट है, अगर कंडीशन हाइफी की कैसी है, ए सेप्टेट, यानी मान लीजिए इसमें कोई सेप्टा नहीं मिल रहा है। हम लोग किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम लोग फंगस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और फंगस का बेसिक स्ट्रक्चर एक हाइफी से शुरू कर रहे हैं, फिर माइसीलियम के बारे में बात करेंगे, पहले हाइफी की बात कर ले रहे हैं। अगर ए सेप्टेट है तो बहुत सारे न्यूक्लियस मिल रहे हैं और एक ही सेल है, ये तो पूरी एक सेल हो गई। तो ये जो फिलामेंट है इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सीनोसिटिक। ये कंडीशन क्या कहलाती है, सीनोसिटिक कंडीशन। सीनोसिटिक का मतलब था मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ये जो हाइफी हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट हैं, क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर ए सेप्टेट हाइफी होगा तो वो मल्टी न्यूक्लिएट होगा और इस कंडीशन को कहेंगे सीनोसिटिक कंडीशन। ठीक, अब हम हाइफी को थोड़ा सा और गौर से देख लेते हैं, थोड़ा सा और गौर से देख लेते हैं। देखिए हाइफी जो है वो यहां पे तो हमने आपको दिखा दिया ये अनब्रांच है, लेकिन हो सकता है हाइफी ब्रांच हो, यहां से एक ब्रांच भी निकल सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हाइफी में भी ब्रांच और अनब्रांच, एंड दे में भी सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट भी हो सकते हैं, एसेप्टेट भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है। हाइफी किसी भी तरीके के हो सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। अब बात करते हैं अगर सेप्टा मिल गया, अगर सेप्टा मिल गया तो ये पार्टीशन हो गया इसमें बीच में, ये देखिए अगर सेप्टा मिल गया तो बीच में पार्टीशन है भैया, इंडिविजुअल सेल है। जरूरी नहीं कि एक ही न्यूक्लियस हो सकता है एक न्यूक्लियस हो सकता है दो न्यूक्लियस भी हो। ठीक, अब सेप्टा के टाइप, सेप्टा के टाइप सिंपल विदाउट पोर, यानी सिंपल सेप्टा है बिना किसी पोर के, इसमें बीच में कोई भी छेद नहीं है, कोई पोर नहीं है, तो सिंपल है विदाउट पोर। सिंपल है विद पोर, सिंपल है लेकिन बीच में एक छोटा सा पोर है। ठीक, नॉर्मल पोर सेप्टा। इन जनरल देखिए कई बुक्स में आपको सिर्फ दो मिलेंगे, सिंपल विद पोर और दूसरा होता है डॉली पोर सेप्टा। डॉली पोर सेप्टा क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ये इन्हें डॉली पोर सेप्टा कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिकली बेसिडियोमाइसिटीज का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डॉली पोर सेप्टा, लेकिन अभी हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, डॉली पोर सेप्टा या सिंपल सेप्टा विदाउट पोर या विद पोर। क्लियर है? क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। अब जरा आगे देखेंगे तो ये हाइफी जो थे, ये हाइफी एक दूसरे से मिल गए और ढेर सारे हाइफी मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। अब ये किस तरीके से इंटरवोवन है, अगर पूरी तरीके से इंटरवोवन है तो इंटरवोवन स्ट्रक्चर को कहते हैं प्लेक्टनकाइमा। ये कैसा होता है, इंटरवोवन। ठीक, ये इंटरवोवन है, इस कंडीशन क्या कह देंगे, प्लेक्टनकाइमा। ठीक, अब प्लेक्टनकाइमा इंटरवोवन, अगर ये लूजली इंटरवोवन है, हल्के हल्के इंटरवोवन है यानी एक दूसरे में घुसे हुए हैं, तो इसे कह देंगे प्रोजेनकाइमा। ठीक, और अगर ये टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है बिना इंटरसेलुलर स्पेस के, टाइटली पैक्ड है बिना इंटरसेलुलर स्पेस के हैं, और ये
पैरेन्काइमा के जैसे लग रहे हैं। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आपने पढ़ा है प्लांट टिश्यू। यस, आवाज तो हमने क्या बताया आपको कि अगर फ्लैक्टनकाइमा टाइटली पैक्ड है, यानी कि पूरी तरह से पैक है एक दूसरे में और बिना इंटरसेलुलर स्पेस के पूरी तरह से टाइटली पैक्ड है, तो इसे कह देंगे हम स्यूडो पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा लाइक दिखता है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस होता है, टाइटली इंटरवोवन है, तो इसे कहते हैं, इस तरह के फ्लैक्टनकाइमा कह देंगे स्यूडो पैरेन्काइमा। और अगर ये लूजली पैक्ड है तो इसे कह देंगे प्रोजेनकाइमा। क्लियर है? कोई दिक्कत नो सर नहीं है। प्रोजेनकाइमा, फ्लैक्टनकाइमा में कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, अगर ये हाइफी इस तरीके से एक दूसरे में जुड़े कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसे कह देंगे राइजोमॉर्फ। इसे क्या कह देंगे बेटा? राइजोमॉर्फ। अगर रूट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इस तरीके के हम माइसीलियम को कह देंगे राइजोमॉर्फ। ये मॉडिफिकेशन है, माइसीलियम के ही अपने मॉडिफिकेशन है, अलग अलग टाइप का हो सकता है माइसीलियम। इसके बाद अगली चीज आती है स्क्लीरोटा। स्क्लीरोटा क्या होता है? अगर ये रेस्टिंग बॉडीज बना रहे हैं, रेस्टिंग बॉडीज। अब रेस्टिंग बॉडीज क्या है जरा बता देते हैं। रेस्टिंग बॉडीज का मतलब क्या हुआ कि आपने कहा कि माइसीलियम जो था, अब कंडीशन ऐसी आ गई फंगस के सामने के अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंडक है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये रेस्टिंग स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, एक पूरा गुच्छा बना के और रेस्टिंग बॉडी बना लेगा। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएंगी ये बाहर अपने आप रिप्रोड्यूस कर जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, ऐसे माइसीलियम को स्क्लीरोटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर या इसी देखिए, स्क्लीरोटा प्लूरल हो गया, स्क्लीरोटम सिंगुलर हो गया। ठीक, तो स्क्लीरोटम सिंगुलर हो गया और ये स्क्लीरोटा प्लूरल है। तो ये माइसीलियम के बारे में भी आपने जानकारी ले ली। फंगस का बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है, अभी बेसिक बातें चल रही है, सारी क्लासिफिकेशन तक आज जाएंगे हम लोग फंगस में। ठीक है, तो यहां पे आपने फंगस के इतना लिख लिया, लिखते चलिएगा साथ साथ में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां अब हम बात कर रहे हैं इसके हैबिटाट की, कि हैबिटाट क्या होता है, यानी रहते कहां पे हैं फंगस, कहां कहां रह सकते हैं। तो बेसिकली फंगस यूबिक्विटस होता है। यूबिक्विटस का मतलब है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब फैला हुआ है, कई जगहों पे रह सकता है, ये कोई एक जगह नहीं है कि सिर्फ यही मिलेंगे। ये डाइवर्स कंडीशंस हैं इसकी। जैसे ये एक्वेटिक हो सकता है, पानी में रह सकता है। नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक्वेटिक फंगस का, तो मोनोब्लिफेरिस और सैप्रोलिग्निया। भैया सैप्रोलिग्निया के बारे में आपको बता दें कि फंगस जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल घूम रहा है, लाइक इंसेक्ट की डेड बॉडी है, ठीक है, तो ये इंसेक्ट की डेड बॉडी के ऊपर भी फंगस लग सकता है। वो सैप्रोलिग्निया, पानी के अंदर रहने वाला फंगस सैप्रोलिग्निया है, जो इंसेक्ट की डेड बॉडी के ऊपर लगेगा, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर। ठीक है, तो डेड बॉडी के ऊपर जो लग रहा है इंसेक्ट की, वो है सैप्रोलिग्निया, SAPROLYGNI है, सैप्रोलिग्निया। इसके बाद आता है बात एपिफाइटिक। एपिफाइटिक का मतलब होता है ये किसी दूसरे प्लांट के ऊपर है, और अगर दूसरे प्लांट के ऊपर है तो वो क्या करेगा, हॉस्टोरिया उसके अंदर डाल देगा। यानी कि उस प्लांट, देखिए जैसे ये मान लीजिए एक प्लांट है, इसके ऊपर इसकी जो प्लांट फंगस की स्ट्रक्चर्स हैं, हाइफी हैं, वो इसके अंदर जाएंगे और धस के उसके अंदर से न्यूट्रिएंशन लेंगे। तो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर अगर न्यूट्रिशन ले रहा है तो हम ऐसे फंगस को कहेंगे एपिफाइटिक। तो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है, अब एपिफाइटिक के लिए उसे चूसना पड़ेगा ना, तो सकिंग करने के लिए एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं हॉस्टोरिया। ये सकिंग के लिए स्ट्रक्चर बनता है और ये किसी दूसरे प्लांट के अंदर डाल दिया जाता है और वहां से ये सक करता रहता है। एग्जांपल है आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया एक फंगस है जो एप्पल प्लांट के स्टेम के ऊपर रेड रॉट ऑफ एप्पल डिजीज कॉज करता है। रेड रॉट ऑफ एप्पल, ये एप्पल प्लांट में रेड रॉट ऑफ एप्पल डिजीज कॉज करेगा। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये सिम्बायोटिक फॉर्म में भी रहते हैं। सिम्बायोटिक एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। जैसे मान लीजिए कि
आप हमसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है हमारा आपका। आप हमें ज्ञान, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपका सिलेक्शन करा देंगे, और उसके बदले क्या हो रहा है, आप हमें थोड़े पैसे दे रहे हैं, तो हम दोनों का आदान प्रदान बराबर बराबर चल रहा है। इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस में लाइकेन्स एक अच्छा एग्जाम्पल है। लाइकेन क्या होता है, ये एल्गी और फंगस के बीच एक सिम्बायोसिस होती है, यानी इसमें एल्गी होगा और फंगस होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से मिलके, तो हम उसे लाइकेन कहेंगे। हम अलग अलग एल्गी और फंगस ना कहके हम उसे क्या कह देंगे, लाइकेन कहेंगे। और लाइकेन जो होता है इसमें एल्गल कंपोनेंट होता है और एक फंगल कंपोनेंट होता है, ठीक। एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोन्ट। अब बात आती है एल्गी की, तो भैया एल्गी भी आपने पढ़े, 2-3 तरीके के होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, रेड एल्गी, ये एल्गी वो एल्गी। तो इन जनरल जो जनरल एल्गी हैं, जो हमारे एल्गी किंगडम एल्गी वाला है, जो फाइलम एल्गी है, तो एल्गी और फंगस के एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स ही एक दूसरे के साथ में कंबाइन करेंगे और तब वो लाइकेन बनेगा। लाइकेन के बारे में इंडिविजुअल पूरा एक हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, लाइकेन लेक्चर, तब वहां देख लेंगे। लेकिन यहां फिलहाल समझिए एल्गी और फंगस के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लाइकेन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब बात करेंगे हम माइकोराइजा। देखिए माइकोराइजा क्या होता है, अगर ऐसा ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंगस का हायर प्लांट्स की रूट के साथ हो जाए, फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एंजियोस्पर्म, तो अगर हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे बेटा, माइकोराइजा, ठीक। माइकोराइजा क्या हो गया, फंगस का रिलेशनशिप किसके साथ में, हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में। अब फंगस प्रीडेशियस भी हो सकते हैं, यानी प्रीडेशन करेंगे, यानी भक्षण कर लेंगे, किसी को खा सकते हैं डायरेक्ट। वो प्रीडेशियस फंगस के दो नाम हैं, डेक्टिलेला और आर्थ्रोब्राइट्रिस। ये दो नाम याद करिएगा, डेक्टिलेला और आर्थ्रोब्राइट्रिस, ये प्रीडेशियस फंगस हैं, ठीक। इसके बाद आती है बात पैरासिटिक फंगस की। ये पैरासाइट्स हैं, यानी किसी दूसरे से अपना खाना लेते रहेंगे, किसी लिविंग होस्ट से। तो अगर लिविंग होस्ट से ये अपना खाना ले रहे हैं तो ये पैरासाइट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो होस्ट के अंदर रहेंगे या होस्ट के ऊपर रहेंगे। अगर एक्टोपैरासाइट है तो उसका एग्जांपल आता है एरिसिफी। एरिसिफी जो होता है वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करता है क्रूसीफर्स में, ठीक है। तो बेसिकली आप पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज याद रखिए और एरिसिफी को याद करिए कि एरिसिफी ये एक एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट का, ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करेगा। ऐसे ही एंडोपैरासाइट की बात करी जाए तो ये एंडोपैरासाइट में नाम आता है एल्ब्यूको, फाइटोप्थोरा और अल्टरनेरिया। ये डिजीजेस के बारे में आपको पूरी इंडिविजुअल एक पूरा आगे लेक्चर बताएंगे, जिसमें फंगस से रिलेटेड सारी डिजीज की ही बात होगी, फंगस के कॉमन नेम्स की बात होगी, वहां हम बात करेंगे। लेकिन यहां आपको जनरली ये इतना याद रखना है कि एंडोपैरासाइट में एल्ब्यूको आएगा, फाइटोप्थोरा आएगा और अल्टरनेरिया आएगा। ये हमारे हैबिटाट की बात हो गई कि फंगस कहां कहां रहता है। अभी हम क्लासिफिकेशन तक नहीं पहुंच पाए, फंगस कहां कहां रहता है अभी हमने वो बात करी है, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यहां पे अभी हम लोगों ने जनरल बात कर ली फंगस की, और साथ ही साथ अब अगली वीडियो में ही हम आपको ये भी बताएंगे कि रिप्रोडक्शन किस किस टाइप का होता है फंगस में, एक जनरल। उसके बाद इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि एक एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। एक एक ऑर्गेनिज्म का टाइप स्टडी भी करेंगे, जैसे एल्ब्यूको की होगी, पेनिसिलियम की हो गई, सैकरोमाइसिस यानी ईस्ट की हो गई, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोपस हो गया, सबकी स्टडी करेंगे, मशरूम की करेंगे, और तब हम लोग इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिप्रोडक्शन की आप हमारी वीडियो जरूर देखिएगा फंगस की, जिसमें हम लोग जनरल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि कैसे कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस में। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, बेल आइकन को दबा दें, और साथ ही साथ इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें ताकि आपको भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो। थैंक यू।